नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज गेन पर। आज का सेशन हमारी बोर्ड सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फेडरलिज्म या संघवाद। आज हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि इस क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और संगठन के 2 मार्ग क्या हैं। भारत की 3 सूचियों की हम बात करेंगे। इसके बाद हम विकेंद्रीकरण पे आएंगे और फिर बोर्ड एग्जाम क्विज देखेंगे, यानी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के कुछ सवाल लेकर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं अपना चैप्टर संघवाद या फेडरलिज्म। सबसे पहले संघवाद है क्या, हमारे सामने ये सवाल आता है कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो डेफिनेशन ये कहती है कि यह शासन की वो व्यवस्था है जिसमें पावर डिवाइड होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? जैसे घर में बड़े फैसले दादाजी लेते हैं और छोटे फैसले पापा, ठीक वैसे ही देश में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। इसी तरह आप इमेजिन कीजिए कि एक क्रिकेट टीम है जिसमें कैप्टन सेंटर में होता है जो बड़े फैसले लेता है, जैसे फील्ड सेटिंग करना, लेकिन बॉलर, जिसे हम स्टेट की तरह मान सकते हैं, वो अपने ओवर में इंडिपेंडेंट होता है कि वो कौन सी बॉल फेंके। अगर कैप्टन हर बॉल पे बॉलर को बताने लगे तो गेम खराब हो जाएगा। बस फेडरलिज्म भी वही बैलेंस है, यानी सेंटर और स्टेट मिलकर देश का गेम जीतते हैं। इसमें कम से कम 2 लेवल की सरकार होना मैंडेटरी है, यानी हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और कम से कम सरकार के 2 स्तर होना बहुत जरूरी है। अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 2 व्यवस्थाओं का अंतर, जिसमें एक व्यवस्था को फेडरल या संघीय व्यवस्था कहा जाता है और दूसरी व्यवस्था को एकात्मक या यूनिटेरी व्यवस्था कहा जाता है। अब इन दोनों का अंतर हम समझेंगे। सबसे पहली बात, जब हम सरकार के स्तरों की बात करते हैं तो फेडरल या संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से ज्यादा लेवल की सरकार होती है। इसी तरह अगर हम यूनिटरी की बात करें तो वहां सिर्फ एक ही मुख्य स्तर या मेन लेवल होता है। दूसरी चीज, संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और यूनिटरी व्यवस्था में स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट, यानी वो केंद्र के अधीन होती है राज्य सरकार। अगर हम दोनों व्यवस्थाओं के उदाहरण की बात करें तो भारत और अमेरिका जो है वो संघीय व्यवस्था का उदाहरण है, जबकि श्रीलंका और ब्रिटेन यूनिटरी सिस्टम में जाने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के अगले हिस्से की, यानी संघीय व्यवस्था की या फेडरलिज्म की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता जो हम देखते हैं वो विशेषता है सरकार के स्तर। एक संघीय व्यवस्था में सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं। जैसे अगर हम इस चीज को भारत से जोड़कर देखें तो भारत के ढांचे में 3 तरह की सरकारें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले स्तर पर केंद्र सरकार पाई जाती है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरे स्तर पर राज्य सरकार होती है और तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का पाया जाता है। तो ये तो थी संघवाद या फेडरलिज्म की पहली विशेषता, जिसे हम ध्यान में रखेंगे कि इसमें शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम इसके जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र की। हर सरकार का अपना इलाका फिक्स है, जैसे पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है लेकिन आर्मी सेंटर का। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो नागरिक समूह वही है
लेकिन केंद्र और राज्य में कानून बनाने का विषय अलग अलग होता है। ठीक, इसके बाद तीसरी विशेषता आती है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी या संवैधानिक सुरक्षा की। पावर सिर्फ बातों में ही नहीं, संविधान में भी लिखी है। यानी ये पावर सिर्फ कहने भर को ही नहीं बटी हुई, बल्कि इसे संविधान द्वारा सुरक्षा दी गई है। संविधान हर स्तर की सरकार के अधिकारों की गारंटी देता है। केंद्र राज्यों की शक्तियों को मनमाने ढंग से नहीं हटा सकता। यह ध्यान देने वाली विशेष बात है। चौथी विशेषता जो है वो है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कठोर संविधान। अगर सेंटर को पावर बदलनी है तो वो अकेले ये नहीं कर सकता, उसे आधे स्टेट से यस लेनी होगी। यानी अगर हम दो तरह से देखें तो सबसे पहले उसे संसद से 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और उसके बाद आधे राज्यों को उसके लिए यस कहना होगा। तभी हम इसे कह सकते हैं कि संविधान को बदला जाएगा। इस तरह अगर हम देखें तो संविधान एक कठोर संविधान है, यानी रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संघवाद की विशेषता है हमारे देश में। अगली विशेषता है अंपायर का रोल, यानी रोल ऑफ एम्पायर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस रोल में संघीय व्यवस्था में अदालतें पाई जाती हैं। अदालतें संविधान की व्याख्या करती हैं। इसी तरह अगर हम सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं तो वो एक अंपायर की तरह कार्य करता है। यानी अगर सेंटर और स्टेट में झगड़ा होता है तो उसे सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। अगली विशेषता जो है जिसकी हम बात करेंगे वो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी पैसे का स्रोत। राजस्व के स्रोत या पैसे के से जुड़े हुए जो भी स्रोत हैं वो स्पष्ट हैं, ताकि राज्य फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रह सके। जैसे अगर हम यूनियन लेवल पे बात करते हैं या केंद्रीय टैक्स की बात करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स और कस्टम टैक्स आते हैं, जबकि राज्य के टैक्सेस में या राज्य के करों में सेल्स और लैंड से जुड़े हुए टैक्स आते हैं, जिससे वो अपने लिए पैसे जुटा सकते हैं या वित्तीय की व्यवस्था कर सकते हैं। अगली विशेषता इसकी है दोहरे उद्देश्य, डबल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कौन से दो ड्यूल ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है देश की एकता की रक्षा, यानी प्रोटेक्ट करता है ये कंट्री की यूनिटी को। और दूसरा, क्योंकि राज्यों को अपनी अलग शक्तियां प्राप्त होती हैं, इस तरह से ये डाइवर्सिटी या विविधता का सम्मान भी देखने को मिलता है हमें इस व्यवस्था में। अब आगे हम बात करेंगे फेडरेशन बनता कैसे है। तो फेडरेशन बनने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी छोटे छोटे देश साथ आते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रह सके। जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, जहां कई छोटे छोटे देश आपस में अपनी सुरक्षा के लिए साथ आए और एक संघ के रूप में व्यवस्थित हो गए। ऐसी व्यवस्था में जो राज्य हैं उनके पास बराबर शक्तियां होती हैं। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी साथ लेकर संघ। इसमें एक देश अपनी शक्तियों को अपने बड़े आकार के कारण राज्य और केंद्रों में बांटता है। केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे हम उदाहरण में बात करें तो ये पाए जाते हैं भारत, स्पेन और बेल्जियम में। इसके बाद आता है भारत का संघवाद। अब हम इसके बारे में जानने को मिलेगा कि भारत में संघवाद किस तरह पाया जाता है, और यही पार्ट सबसे ज्यादा मार्क्स भी दिलाता है। हमारे संविधान ने पावर्स को 3 हिस्सों में बांटा है, और अगर हम संविधान में व्यवस्था को देखते हैं तो वहां भी भारत को कहा गया है इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। इसका अर्थ हमारे संविधान में संघवाद शब्द नहीं है, लेकिन भारत इसी ढांचे पे खड़ा हुआ है। तो शक्तियों का जो बंटवारा है भारत में, उसके लिए भारत में संविधान ने
शक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा है। एक जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं यानी संघ सूची कहते हैं, दूसरी स्टेट लिस्ट या राज्य सूची कहलाती है, और तीसरी समवर्ती सूची कहलाती है जिसमें दोनों से जुड़े हुए मामले शामिल होते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में जो भी विषय हैं उन पे निर्णय सिर्फ केंद्र की सरकार लेगी। अगर उन पे कोई कानून बनाना है तो उन पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, उसमें राज्यों का कोई भी योगदान नहीं होगा। दूसरे होते हैं स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस, ट्रेड और एग्रीकल्चर आते हैं। इन पर स्टेट का सीएम कानून बनाता है। और तीसरी जो लिस्ट है जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, इसमें दोनों की चलती है। इसके अलावा वो सब्जेक्ट जो इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं आते उन्हें रेसिड्यूरी पावर्स कहा जाता है और वो सेंटर के पास रहती हैं। जैसे यहाँ आप इस स्लाइड के ऊपर कुछ उदाहरण देख सकते हैं संघ सूची के। आपको यहाँ नजर आएगा कि रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग और मुद्रा, यानी जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, वो सभी यूनियन लिस्ट में आते हैं, यानी उन पे कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार को मिला है। जबकि जो स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस, व्यापार, खेती, सिंचाई, इनमें राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से इनसे जुड़े हुए कानून बनाते हैं। तीसरी समवर्ती सूची में जहां दोनों के ही मिले जुले हित शामिल होते हैं, उनमें दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे विषय में हम देखते हैं शिक्षा को, हम देखते हैं फॉरेस्ट को, हम बात करते हैं मैरिजेस की। ये सभी विषय समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का भाग होते हैं। अंत में जो शक्तियां या ऐसे विषय जो संविधान बनने के बाद आए, जैसे आईटी हुआ, सॉफ्टवेयर है, या इस समय हम बात करते हैं एआई की, इन सबको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस तरह हमने देखा कि भारतीय संविधान में शक्तियों को विभाजित किया गया है। अगली चीज जो हम देखते हैं उसमें आता है विशेष दर्जा, यानी कुछ क्षेत्रों को जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, यहाँ के लोगों की संस्कृति और जमीन की रक्षा के लिए इन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे इसकी वजह से भारत की विविधता को सम्मान मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे थे, इनको प्रबंधन या इनका जो सरकार चलाने का कार्य होता है वो केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसके उदाहरण में हम दिल्ली को देखते हैं, चंडीगढ़ को देखते हैं और लक्षद्वीप की बात करते हैं। अब बदलाव की प्रक्रिया, अगर मान लीजिए संविधान में किसी संघीय ढांचे से जुड़ी चीज में बदलाव करना हो, उसमें अमेंडमेंट करना हो, सुधार लाना हो, तो उसको करने का क्या तरीका है? उसको करने का तरीका यह है कि सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में उस विषय को 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। उसके बाद कम से कम आधे राज्यों का अप्रूवल मिलना भी आवश्यक है। इसके बाद भारत में बने भाषाई राज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1947 के बाद भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भी हुआ। इससे देश मजबूत हुआ और प्रशासन करना भी आसान हुआ। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषी लोगों के लिए राज्य बनाया गया, या फिर मराठी भाषी लोगों का राज्य महाराष्ट्र। इसके बाद भारत की भाषा नीति की अगर हम बात करें, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया की बात करें, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा भारतीय संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं शामिल हैं, जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय केंद्र राज्य संबंध की, खास तौर पर 1990 के बाद। तो 1990 के बाद जब
गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ तो केंद्र को राज्यों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने की शक्ति में कमी आई। राज्यों की पावर इससे बढ़ी है। अब बात करेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। जब पावर को सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसको चलाने का आधार ये था कि क्योंकि जो समस्याएं स्थानीय होती हैं उन समस्याओं के समाधान भी स्थानीय स्तर पर किए जा सके। अब हम बात करते हैं 1992 के इतिहास की। पहले लोकल इलेक्शन जो थे वो टाइम पर नहीं होते थे, लेकिन 1992 के बाद इलेक्शन मैंडेटरी हो गए, चुनाव अनिवार्य हुए, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, SC, ST और OBC को भी आरक्षण दिया गया और इन चुनावों को कराने के लिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बनाए गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग है आज तक का। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि पंचायतों में पंचायती राज संस्थाएं जो थी उनकी संरचना किस तरह हुई, तो पंचायती राज संस्थाओं की संरचना भी 3 भागों में बांटी गई। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का भाग आया, जिसके सदस्य कुछ गांव के लोग होते हैं। इसके ऊपर का स्तर पंचायत समिति कहलाता है और सबसे ऊपर जिला परिषद आती है। तो ये तो बात थी ग्रामीण स्तर की। दूसरा अगर हम बात करते हैं शहरी स्थानीय शासन की, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, तो यहाँ छोटे शहरों के लिए नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया और बड़े शहरों के लिए नगर निगम बनाए गए। जैसा कि आप भी अपने आसपास के इलाकों में देखते होंगे कि नगर निगम के पास आपके घर घर से कूड़ा उठाना, नालियों की सफाई कराना, इस तरह के स्थानीय विषय पर समाधान देना नगर निगम का काम होता है। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम सफलता के आंकड़े देखें स्थानीय शासन के, तो भारत में लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय निकायों में हैं, जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग या डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो ये था हमारा फेडरलिज्म का सफर। मुझे उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब स्क्रीन पर दिख रहे सवालों के जवाब मुझे आप कमेंट में बताएंगे। सबसे पहला सवाल, रक्षा और विदेशी मामले किस सूची में आते हैं, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उसे मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। इसके बाद तीसरा सवाल आता है, इनमें से कौन सा साथ आकर बना संघ है, या फिर विच इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अगला प्रश्न, हु मैनेज द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट लाइक IT, AI। अगर हम बात करते हैं अवशिष्ट विषयों की, तो उनका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न जो आपका अंतिम प्रश्न है कि नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख इनमें से कौन है। इन सभी सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप गेनिंग। जय हिंद।